चलो यार, कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर लिए थे, आज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर लेते हैं। इन्हीं को हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी बोलते हैं, मतलब ऐसा बॉडी जो कोई ना कोई स्टैट्यूट लॉ से बना है। स्टैट्यूट का मतलब ही लॉ होता है। तो पहला देखो एनएचआरसी। एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इंडिया ने जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को रेटिफाई किया था तो उसको इंश्योर करने के लिए हमने इंडिया में भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में लेकर आए थे, और इसी एक्ट से ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है, जो कि ह्यूमन राइट को इंश्योर करता है, अपना रिपोर्ट सेंटर और स्टेट को सबमिट करता है। कंपोजिशन इसका देख लो, तो इसका कंपोजिशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान से समझना, दिक्कत नहीं होगा। इसके कंपोजिशन में सबसे पहले तो देखो, एक चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर होगा। टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होंगे? 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि तुमको हम इसमें से बहुत कल करा भी दिए थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, कमीशन फॉर ओमेन, एनसीपीसीआर, एनसीबीसी, एनसीएम, चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी। तो ये 7 अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन 7 ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन होंगे, वो चेयरमैन भी एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में बैठते हैं। तो 7 इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, एक चेयरपर्सन होगा ह्यूमन राइट कमीशन का, 8 मेंबर हो गए, और ये 5 हो गए। ठीक, तो टोटल 6 + 7 ऐसे मेंबर्स चलते हैं। कंफ्यूज मत होना। देखो, ये है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके मेंबर्स कितने होंगे? एक तो इसका हेड बॉस होगा, ठीक, एक इसका हेड बॉस होगा, और इस बॉस के 5 सबऑर्डिनेट मेंबर्स होंगे। ठीक, टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 इसके नॉर्मल मेंबर हो गए, प्लस 7 ऐसे मेंबर होंगे जो 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरपर्सन हैं। और वो 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, एनसीपीसीआर, पीडब्ल्यूडी वाला, एनसीएम, एनसीबीसी। इसमें से 4-5 तुमको हम करा चुके हैं। 1-2 जो नहीं कराए हैं वो गूगल करके तुम लोग खुद लिखना, और मुझे भी भेज देना, मैं भी इसको ऐड कर लूँगा। ठीक, 1-2 काम खुद करो। ये तो एनसीएम, एनसीपीसीआर नहीं कराए हैं, और एनसीडब्ल्यू नहीं कराए हैं। ये पीडब्ल्यूडी वाला इंपॉर्टेंट है नहीं। एनसीबीसी ये सब करा लिए हैं, हालांकि मेजर जो इंपॉर्टेंट इसमें था यही 3-4 था जो तुमको हम करा दिए हैं। तो इसके कंपोजिशन तुमको समझ में आए? एक तो इसका हेड बॉस, 5 नॉर्मल मेंबर, टोटल कितने हो गए? 6 प्लस 7 ऐसे मेंबर होंगे जो 7 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, और वो 7 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ लिखा है। इनके चेयरमैन एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी बैठते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 + 6, सॉरी हाँ, 7 + 6 13 हो गए। अपॉइंटमेंट करता कौन है? तो प्रेसिडेंट करता है। अब एक बात ध्यान रखना, प्रेसिडेंट बस इन 6 का अपॉइंटमेंट करेगा। ये 7 तो फिक्स है, जो भी इस 7 ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन होगा वो 7 ये हमेशा बना रहेगा। अब मान लो ये 7 चेंज कैसे होंगे? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का चेयरमैन मान लो कोई दूसरा आ गया, तो वो उसकी जगह यहाँ बैठ जाएगा। तो ये 7 तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इन 6 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनने के लिए राज्यसभा में उनको इलेक्शन थोड़ी लड़ना होता है, वो तो नॉर्मली वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, और राज्यसभा के भी चेयरमैन कहला जाते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। उसी तरीके से 7 ऑर्गेनाइजेशन, ये 7 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो भी चेयरमैन रहेगा, जो भी चेयरमैन अपॉइंट होगा, वो एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में बैठेगा। बाकी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो 6 मेन मेंबर हैं, एक बॉस और 5 मेंबर, इस 6 को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब इसके चेयरमैन को कौन कहाँ कैसे अपॉइंट करता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इन 6 मेंबर्स को एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होगा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन? वाइस प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउस, मतलब लोकसभा का भी लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब जो राहुल गांधी हैं, और राज्यसभा के भी अभी लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे वो भी बैठेंगे। ठीक, तो ये इतने कमेटी मिलकर एक नाम फाइनल करती है, इसी नाम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक, इनका टर्म देखो, तो इनका टर्म 3 साल तक होता है, या 70 एज पूरा हो जाए, अभी ये चल रहा है, और मेनली ये गवर्नमेंट इनका टर्म डिसाइड करती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इनका अपॉइंटमेंट, ये देखना है। नॉर्मल मेंबर 6 हैं, अपॉइंट यही हो रहे हैं। ये 7 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं कि जो भी 7 आदमी इसका हेड होगा वो भी यहाँ आके बैठ जाएगा, बस ये चीज़ है।
क्वालिफिकेशन देख लो, तो जो क्वालिफिकेशन है चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब या तो वो रिटायर्ड सीजीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज हो। एक चेयरमैन की, ह्यूमन राइट कमीशन में जो चेयरमैन होगा उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस मेंबर्स की क्या क्वालिफिकेशन होगी? तो मेंबर्स देखो, यहाँ मेंबर्स में तुमको हम बताए हैं ना कि एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन बता दिए। क्या है चेयरमैन की क्वालिफिकेशन? या तो सीजीआई से रिटायर्ड हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। अब इन 5 मेंबर्स का क्वालिफिकेशन देखो, 5 मेंबर्स में से 2 मेंबर जो हैं वो या तो सर्विंग या रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और 3 मेंबर जो होंगे जिनके पास स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग होगा। और इन 3 में से एक तो फीमेल मस्ट है कि होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक तो होनी ही चाहिए इस 3 में से, ठीक। तो इस 5 में से एक फीमेल होनी चाहिए, ऐसा ये कहता है। तो 6 मेंबर टोटल हो गए, बाकी 7 तो ये जो अलग हैं, ये 7 इसके जो चेयरमैन होंगे वही आके यहाँ बैठ जाएंगे। अब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो ये अलग अलग हम इंडिविजुअली पढ़े ही हुए हैं, ठीक। तो ये मेन 6 जो इसके मेंबर हैं उसका तुमको हम बता दिए, एक चेयरमैन और 5 ये 5 एक 6 हो गए। रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल सेम जैसे यूपीएससी के मेंबर को का रिमूवल कल कराए थे ना, वैसे ही होता है। इनको सेकेंड टर्म में अलाउड है, सेकेंड टर्म इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, सेकेंड टर्म भी ये आ सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई ये एम्प्लॉयमेंट भविष्य में नहीं कर सकते हैं। यहीं पे इसी ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन राइट कमीशन में ही रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, सेकेंड टर्म हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में कोई एम्प्लॉयमेंट आगे जाकर यहाँ से पूरा अपना पोस्ट छोड़ देने के बाद फ्यूचर में कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट ये नहीं शुरू करेंगे भारत सरकार में, ठीक। इनके पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर होती है और ये वैसे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो 1 साल के अंदर हुआ हो। मान लो कोई ह्यूमन राइट ब्रीच 2 साल पहले हुआ हो तो ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। विद इन 1 ईयर्स के मैटर को ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है और गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है कि वो एक्शन ले, जो भी नेसेसरी एक्शन है वो एक्शन ले ताकि ह्यूमन राइट इंश्योर हो। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगी वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो डिट्टो मान ले कि हाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया है तो ये हम मान लेते हैं, ऐसा बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। लेकिन अगर रिकमेंडेशन आया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से तो गवर्नमेंट के पास 1 महीना का टाइम होता है, उसको जवाब देना होगा, ठीक, उस रिकमेंडेशन का कि आपने क्या एक्शन लिया, नहीं लिया तो क्यों लिया। 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आंसरेबल हो जाएगा, ठीक। 1 साल के अंदर के ये मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो भी नेसेसरी एक्शन इसको लगेगा लेना चाहिए वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देगा। अब ये जो भी रिकमेंडेशन देगा सरकार चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने, सरकार के ऊपर है, ठीक। लेकिन सरकार जवाब इसको जरूर देगी 1 महीने के अंदर कि हम एक्शन नहीं लिए हैं तो क्यों नहीं लिए हैं, और लिए हैं तो क्या प्रोग्रेस हुआ है। और अगर जवाब नहीं देगी तो ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो कंसर्न्ड गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल देगा कंसर्न्ड गवर्नमेंट के खिलाफ कि ह्यूमन राइट ब्रीच हो रहा है, तो मैटर फिर कोर्ट में चलेगा। तो ये पूरी कहानी चलती है। अब इसके क्रिटिसिज्म भी आते हैं ह्यूमन राइट्स के कि सही से काम नहीं करती है, बायस्ड है, ऐसे करके। तो वो करंट अफेयर में हम डायमेंशंस पढ़ते हैं इसका। अब प्रीलिम्स के लिए इतना ही अभी इंपॉर्टेंट था। उसी तरीके से देख लो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेम चीजें रहेंगी, जो डिफरेंस है वो बता देते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में कोई झमेला नहीं है, बस 3 मेंबर होगा, 1 चेयरपर्सन 2 मेंबर। यहाँ पे जैसे तुमको हम ये कराए थे ना, ये इतनी कहानी नेशनल वाले में, स्टेट वाले में कुछ नहीं है, स्टेट वाले में बस 3, ठीक। स्टेट वाले में बस 3, 1 चेयरपर्सन 2 मेंबर। गवर्नर अपॉइंट करेंगे एक कमेटी पे, वही इस कमेटी में सीएम होंगे, चेयरपर्सन होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, बोथ हाउसेस के वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और जो होम ऑफ स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है ना कंसर्न्ड स्टेट की, कंसर्न्ड स्टेट का होम डिपार्टमेंट, वो भी बैठेगा। तो ये एक कमेटी बनाकर नाम देते हैं गवर्नर उसका नाम सेलेक्ट कर देते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन देख लो, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हो या फिर कोई दूसरा हाई कोर्ट का जज हो। और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देख लो 2 मेंबर्स होते हैं ना, तो एक तो या तो जज हो हाई कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो, डीजे, लोअर लेवल के जुडिशियरी पे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं ना, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर कोई डीजे का एक्सपीरियंस 7 साल है तो वो भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में एज ए मेंबर बैठ सकता है। रिमूवल सेम होगा जैसे नेशनल वाले का होता है और रेजिग्नेशन ये गवर्नर को देगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, विजिलेंस मतलब क्या होता है? जो देख रेख करती है, नजर बनाकर रखती है। तो सीवीसी इन्वेस्टिगेशन वाली
सीवीसी जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन और करप्शंस के रिगार्डिंग केसेस को देखती है, और ये सबसे एपेक्स डिपार्टमेंट है, एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन एलिगेशंस। ठीक, कैसे बनी थी? तो एक्ट से बनी थी, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई आर्टिकल वार्टिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बॉडीज नहीं है, ये किसी एक्ट से बने हैं, इसीलिए इनको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज कह देते हैं। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के एक्ट से बनी है। इसका कंपोजिशन देखो तो एक कमिश्नर होगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा, और 2 वीसीज होंगे जो इसके सबऑर्डिनेट होंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक कमेटी के बेसिस पे, कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा और होम मिनिस्टर होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। इनका टर्म 4 साल 65 साल एज होती है, जो पहले पूरा हो जाए। रिमूवल सेम जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिमूव होता है ना, वैसे ही ये रिमूव होंगे। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर याद करो, आरटीआई एक्ट करंट अफेयर में कराए हुए हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, चिंता मत करो, सीआईसी अभी हम यहाँ भी करा दिए हैं। तो सीआईसी कैसे रिमूव होते हैं वो अभी आगे के टॉपिक में आएगा। तो ये कैसे रिमूव होंगे, विजिलेंस कमिश्नर जैसे सीआईसी रिमूव होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को देंगे, फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। जब शुरुआत में ये एस्टैब्लिश हुए थे ना, तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एस्टैब्लिश हो गए थे, संथानन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक्ट 2023 में लाया गया है, 2003 में लाया गया है, 2003 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है। पहले तो ये बस एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि सरकार ने आदेश दिया और सीवीसी बन गया। लॉ इसके लिए 2003 में लाया गया है, और किसके रिकमेंडेशन पे ये बनाई गई थी? तो संथानन कमेटी। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, हम दोबारा इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। ये संथानन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये बनी थी। सीबीआई भी संथानन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनी थी। ठीक, अभी देखो लिखा होगा सीबीआई, ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर आती है, और अपना पावर कहाँ से डिराइव करती है? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये पावर डिराइव करती है। ये ट्रैप ध्यान रखना, इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन पावर कहाँ से इसको मिलता है? तो डीएसपीई एक्ट 1946 के एक्ट से मिलता है। इंडिया के तरफ से इंटरपोल में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो सीबीआई। इंटरपोल के साथ इंडिया का सारा कोऑर्डिनेशन सीबीआई देखती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऊपर जो तुमको सीवीसी अभी कराए हैं ना, उसको भी मदद करती है सीबीआई। और एक होता है लोकपाल, ये भी करप्शन के रिगार्डिंग चीज़ों को देखता है। तो लोकपाल भी तुमको भी हम आगे कराएंगे, तो ये लोकपाल को भी हेल्प असिस्ट करता है। कंपोजिशन देखो तो कंपोजिशन में एक सीबीआई का डायरेक्टर होगा जो आईपीएस होता है मेनली, एक ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, डीआईजीज होते हैं, एसपीज होते हैं, मोस्टली इसमें जितने होंगे सब आईपीएस होते हैं। ठीक, डायरेक्टर जो होगा वो अपॉइंट कैसे होगा? तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट सरकार अपॉइंट करती है एक कमेटी के बेसिस पे। इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, और सीजीआई होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। ठीक, और ये कमेटी का कैसे अपॉइंट होते हैं? तो ये कमेटी का कंपोजिशन लोकपाल एक्ट 2014 में लिखा हुआ है। इसी कमेटी के बेसिस पे ये सीबीआई के डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। नॉर्मल ये जो डीआईजीज नॉर्मल मेंबर्स हैं ना, ये तो आते रहते हैं, लेकिन जो मेन डायरेक्टर है ना सीबीआई का, वो ऐसे अपॉइंट होता है। ठीक, और बाकी जो ये नॉर्मल जो अदर मेंबर्स हैं ना, वो घूम घूम के रोटेशन पे आते हैं। सेंटर 3-3 साल के लिए हर एक स्टेट से आईपीएस को डेपुटेशन पे बुलाती है और इसमें मेंबर बना के बिठा देती है। ठीक, तो मेंबर्स का इलेक्शन नहीं होता है, बस डायरेक्टर चुने जाते हैं ऐसे। ठीक, 2 साल का इनका टर्म होता है, और 3 बार ये दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं। मतलब 2-2 साल के लिए ये 3 बार तक अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक, क्यों ऐसा इनके लिए 3 बार क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो केसेस होते हैं ना, वो लंबे चलते हैं। अगर 6 महीने में डायरेक्टर बदलोगे तो पता चला एक केस पे इन्वेस्टिगेशन ये कर रहा था, ये केस सॉल्व नहीं हुआ, दूसरा डायरेक्टर आ गया। तो कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टिगेशन में बनाकर रखना, मेंबर्स के साथ अपने सोर्सेस एस्टेब्लिश करना, ग्राउंड नेटवर्क एस्टेब्लिश करना, इन्वेस्टिगेशन और क्राइम मैनेजमेंट आसान चीज़ नहीं है, उसमें लॉन्ग टर्म हमको इन्वेस्ट करना होगा तभी रिजल्ट आता है। ठीक, तो वो नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है ना एक ऑफिसर का अपने स्टाफ के साथ, ग्राउंड नेटवर्क्स अलग अलग, तो फिर फ्रीक्वेंट डायरेक्टर चेंज होने से हम रोकते हैं, इसलिए हम बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं। इसलिए 3 टाइम ये 2-2 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। और ये भी संथानन कमीशन के रिकमेंडेशन पे बने थे। अब लोकपाल देख लो, तो लोकपाल को हम ओम्बड्समैन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ऑफिशियलडम कहते हैं। मतलब ओम्बड्समैन का मतलब एक ऐसा इंसान जो ऑर्डिनरी पीपल, नॉर्मल पीपल से कंप्लेन लेता है। मतलब नॉर्मल पीपल यहाँ जाकर इस इंसान के पास कंप्लेन कर सकते हैं, और वो कंप्लेन नॉर्मल कंप्लेन नहीं होगा, वो कंप्लेन होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ।
गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ, एमपी के खिलाफ या खुद सरकार के खिलाफ अगर कंप्लेन है और हम ये कंप्लेन अगर किसी इंसान के पास जमा कर रहे हैं ना, तो उस इंसान को हम ओम्बड्समैन कहते हैं, अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ ऑफिशियलडम्स, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ ये कंप्लेन रजिस्टर करता है लोकपाल। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लोकपाल के लिए ये यूज़ किया जाता है स्टेटमेंट, ठीक। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से ये बना है। लोकपाल सेंटर के लिए होता है, लोकायुक्त स्टेट के लिए होता है, ठीक। कंपोजिशन देख लो, इसमें 8 मेंबर तक हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। 50% मेंबर जुडिशियल मेंबर होंगे और 50% मेंबर माइनॉरिटी ग्रुप्स जैसे SC ST OBC वुमेन्स, इन कैटेगरी से आएंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कमेटी के बेसिस पे, कमेटी में PM होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, CGI या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, ठीक। कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, सुओ मोटो एक्शन मतलब अपने आप ये एक्शन, खुद से केस रजिस्टर करके एक्शन ले सकता है, इवन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी एक क्रिमिनल केस, करप्शन के रिगार्डिंग केसेस को देख सकता है। अब यहाँ हम लिखे हैं एवरीवन, ये किसी के भी खिलाफ एक्शन ले सकता है। इस एवरीवन में कौन कौन आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ जाएंगे, या फिर सरकार के जो अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ABCD ऑफिसर्स होते हैं ना, ग्रुप A ऑफिसर्स, IAS IPS, ग्रुप B ऑफिसर्स, स्टेट सर्विस वाले, ग्रुप C, ग्रुप D ऑफिसर्स, तो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इनके एम्बिट में आता है ये लोकपाल के, ठीक। सेंट्रल लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त। तो लोकपाल जो आदमी बैठा होगा ना, वो इन सब के खिलाफ करप्शन के केसेस रजिस्टर कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर, उसके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने MPs हैं, लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं, जितने पॉलिटिकल नेम्स तुमको दिख रहे हैं सब, साथ ही साथ ABCD जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, IAS IPS CBI NIA, किसी के भी खिलाफ अगर हमको करप्शन का चार्ज करना है तो लोकपाल कर सकता है, ठीक। NDMA क्या है? ये एपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से बना था। PM एक्स ऑफिशियो इसके चेयरमैन होते हैं और इसमें 9 मेंबर तक होता है और इन 9 मेंबर को PM नॉमिनेट करते हैं। कोई अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन नहीं है। PM को जिसको ठीक लगता है उस 9 मेंबर को NDMA में बैठाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग चीज़ों को ये देखता है। NDMA मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में किए हैं, इसका तो मेंस डायमेंशन भी सब किया हुआ है। NIA देख लो, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। NIA एक्ट 2008 से बनी थी। इसको डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं जिसको सेंटर अपॉइंट करेगा। NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था जिससे NIA के स्कोप को और बढ़ा दिया गया था। पहले ये सिर्फ काउंटर टेररिज्म ये सब देखता था, लेकिन अब 2019 के अमेंडमेंट से इसके एम्बिट को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रैफिकिंग के केसेस भी देख रहा है, काउंटर फिटिंग की भी केसेस देख रहा है। काउंटर फिटिंग मतलब जाली करेंसी बनाना, काउंटर फिटिंग मतलब जाली नोट बनाना, उसको भी देख रहा है। आर्म्स डील, एक्सप्लोजिव, साइबर इशूज, इन सबको ये देखता है। बियॉन्ड इंडिया कवरेज मतलब पूरे दुनिया में ये क्राइम का कवरेज कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बस इंडिया में करता है। ऑब्वियस सी बात है भैया, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी ना, अमेरिका में जाके थोड़ी ना इसको करने दिया जाएगा, अमेरिका अलाउ ही नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका की धरती से अगर कोई क्राइम हुआ है और इंडिया में हुआ है तो ये हाँ अमेरिका के पूरे रिसोर्स खंगालेगा, पूरा इंफॉर्मेशन निकालेगा, उस पर FIR करके रखेगा अमेरिका के उस आदमी के खिलाफ। बस अमेरिका जाकर उसका गर्दन पकड़ के उठा के नहीं ला सकता है। इन्वेस्टिगेशन करने की पावर इसको बस इंडिया में मिली हुई है, लेकिन कवरेज पूरे दुनिया तक ये कर सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। CIC देख लो अब, हाँ ये जो तुमको हम ऊपर बताए थे, CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक। ये तुमको हम इसका बताए थे ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैसे रिमूव होते हैं, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिमूव होगा। तो आप देख लो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पढ़ो। हालांकि ये करंट अफेयर में पढ़े हुए हैं मल्टीपल टाइम, सेंट्रल अभी कुछ दिन पहले भी पढ़े हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये कंप्लेन रजिस्टर करते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाला जो कंप्लेन है ना, वो इन्हीं के पास आता है। RTI एक्ट 2005 से ये बने थे। इसमें CIC होते हैं और अप टू 10 ICs हो सकते हैं। मतलब एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और 10 इसको हेल्प करने के लिए ICs हो सकते हैं। अप टू 10 मतलब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। अगर चाहे कोई तो अपॉइंट करने को 6 करे, 5 करे, 4 करे, 3 करे, 2 करे, 9 करे, इसकी मर्जी। लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 10 ही होंगे, 11 नहीं होंगे, ठीक। टोटल मेंबर अगर जोड़ लो तो 10 ये और 1 ये। टोटल मेंबरशिप अगर फुल स्ट्रेंथ है CIC की तो फुल स्ट्रेंथ CIC की 11 होगी, 10 ये और 1 ये। बाकी एक तो ये रहेगा ही, और ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हम 10 कर ही ले, 7-8 पे भी हो सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं, ठीक।
प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, एक कमेटी बनेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करेंगे, वो होंगे, और तीसरे होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसी कमेटी के बेसिस पे ये अपॉइंट होते हैं। इनका जो टेनर होता है वो 65 साल एज पूरा करने तक होता है, ठीक। बाकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के दया में यहाँ पे बने रहते हैं। रिमूवल इनका प्रेसिडेंट करते हैं। ग्राउंड्स का क्या है रिमूवल का, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाए, अनफिट माइंड हो जाए, मिसबिहेवियर हो जाए, या अच्छा एक सेकंड, या फिर किसी ऑफेंस में ये कन्विक्ट हो जाए, केस में खुद कॉन्विक्ट हो जाए, तब ये रिमूव हो जाएंगे। अब कल याद करना, यूपीएससी के मेंबर्स में तुमको हम बताए थे कि यूपीएससी के चेयरमैन को अगर रिमूव करना है तो मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे रिमूवल करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इनको भी, सीआईसी को भी मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को हटाना है तो जो सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगी। बाकी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, मतलब अपने आप कोई भी केस ये रजिस्टर कर सकते हैं। सुओ मोटो मतलब सेल्फ एक्शन ले लेना, ठीक। तो ये हमारा सीआईसी खत, एक सेकंड रुकना यार, हो गया यार, रुकना क्या, हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कंप्लीट। अब तुम लोगों ना आज हम होमवर्क दे रहे हैं, जल्दी देते तो नहीं है। देखो इसमें तुमको हम ये करवा दिए हुए हैं, ये करवा दिए हैं, ये करवा दिए हैं, ये और ये तीनों हल्का हल्का तुम लोग देख के 2-2 4-4 लाइन ग्रुप में डालो जरा नोट्स बनाकर इसके। बाकी ये तीनों तो हम लोग कल ही देख लिए थे। और आज जितने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थे वो भी कर लिए। ये सीआईसी हो गया। इसी तरीके से स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठता है, सेम यही स्ट्रक्चर पे चलेगा। यहाँ जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं वहाँ काम गवर्नर करेंगे, सीधी बात। तो ये हमारा पूरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आज खत्म। अब एक काम करो ना, पीवाईक्यू बनाना शुरू करो। कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के लिस्ट विस्ट अभी याद मत शुरू करना, सिर्फ पीवाईक्यू बनाना शुरू करो। पीवाईक्यू बनाओगे ना तो आधे से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट, आधे से ज़्यादा क्या, जो 70% इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है ना वो तुमको पीवाईक्यू से ही याद हो जाएंगे सॉल्व करते करते। अब सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी, पॉलिटी के पीवाईक्यू को सबसे पहले मतलब एटलीस्ट 2 बार तो उसको अच्छे से सॉल्व करो। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के भी पीवाईक्यूज हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। टेस्ट, किसी भी टेस्ट सीरीज से ज़्यादा पीवाईक्यू हेल्प करेंगे। ये जब रियलाइज़ करोगे, पेपर दोगे तो खुद ही रियलाइजेशन होगा, शुरुआत में नहीं पता चलता है, ठीक है। तो चलो हो गया पॉलिटी हमारा। करंट अफेयर में कुछ था नहीं, भेज ही दिए हैं नोट्स, 3 टॉपिक वो स्पीसीज के नाम है, वो हम क्या कराए यार, ऐड कर देंगे किसी दिन। चलो टेक केयर।